All of you are welcomed at India's largest learning platform, Unacademy. यहाँ आपको मिलता है डेली लाइव टेस्ट क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आगे चले, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको स्पेशल क्लासेस अवेलेबल रहे। आप देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस को, ठीक, ये गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। 10,000, ठीक है, 10 सालों से ज़्यादा पढ़ाने का अनुभव, 1000 से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स को मेंटरिंग का अनुभव। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ आप जुड़ें और अपने साथियों को जोड़ें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं और उनके द्वारा बनाए गए कोर्सेस हैं। जिस एजुकेटर का जो भी कोर्स आपको पसंद लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी सुविधानुसार, जब भी जहाँ भी जैसे भी जरूरत पड़े। ठीक, यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक, एनसीईआरटी में आपको मिल रहे हैं कोर्सेस, फिर इसके बाद आपको मॉड्यूलर कोर्सेस मिल रहे हैं, ऑप्शनल कोर्स मिल रहा है, जीएस का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, आंसर राइटिंग मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, मतलब तमाम सारी चीजें एक ही प्लेट में आपको मिल रही हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार जो भी बेहतर लगे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, ये है आपका दो तरह के कोर्सेस मिलेंगे, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपकी सुविधा रहेगी 1 महीने से लेकर के 36 महीने तक की। यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यदि आप AASH कोड का। यहाँ पर प्लस कोर्स के अंतर्गत आपको 4 चीज मिलेगी, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। 4 चीज नहीं मिलेगी। पर्सनल कोच नहीं मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, स्टडी प्लानर नहीं मिलेगा, पर्सनलाइज फीडबैक नहीं मिलेगा। ये तमाम सारी चीजें मिलेंगी आपको आइकॉनिक में। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं अगर एडमिशन में कहीं आपको दिक्कत आती है तो यहाँ टीम अवेलेबल है 24/7, आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। आगे देख सकते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप में तमाम सारी चीजें दे दी जाएंगी, आशीष सर ऑफिशियल नाम से है, टीम से आप बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको आता है क्या, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने में, 3 महीनों में 3 तरह के यहाँ पर आपको आइकॉनिक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 10% छूट के बाद फीस रिस्पेक्टिवली ये हो जाती है वाली एसएच का आप इस्तेमाल करेंगे। आपको सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, पूरे मेंटर्स मिलेंगे, मेंटर्स आपको गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त हर समय। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं हम कोर्स। ऑप्शनल है, ऑप्शनल एक नया सीरीज चालू हुआ है, ऑप्शनल का सेपरेट। यहाँ पर 1 महीने से लेकर 36 महीने तक में ये उपलब्ध है। ये रिस्पेक्टिव फीस है। यहाँ पर आपको 10% की छूट मिलेगी यदि आप AASH कोड का इस्तेमाल करेंगे। फीस घटकर आपकी ये हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा चैनल B2M है, बिगिनर्स टू मास्टर्स, मतलब आप NCERT प्लस से लेकर के आप कहाँ तक पढ़ेंगे, NCERT प्लस से लेकर के आप एडवांस कोर्स तक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए लगातार देखें। पढ़ने के बाद क्वेस्ट में हम हर चैप्टर के टेस्ट डाल देते हैं, तो पढ़ने के बाद वो पढ़ें। अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखें या किताब पढ़ें अपनी सुविधानुसार। ठीक, करंट इकोनॉमी के लिए ऐप में स्पेशल क्लास रहेगी जो कि फ्री है। स्पेशल क्लास होती है ऐप पे, ठीक है, ये फ्री रहेंगी। ठीक, तो ये तमाम सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, पूरी तरह से फ्री है और फ्री एजुकेशन है और कॉम्प्रिहेंसिव है ना, कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक, डिटेल में आपको एनसीईआरटी कराई गई है, डिटेल में बिल्कुल कायदे से, है ना। जो मैक्रो है, मैक्रो मैक्रो आपकी लगभग 17 लेक्चर में समाप्त की गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है,
हाँ, आराम से देख सकते हैं। जो भी आपको रिस्पेक्टिव चैप्टर समझने में दिक्कत आ रही हो तो वो वाला चैप्टर आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं एक चैप्टर से लेकर 17 चैप्टर तक लगातार देखूं। अगर आपको आवश्यकता है तभी देखिए, अदरवाइज अगर जो भी सेक्टर आपको अच्छे लग रहे हैं, कमजोर अपने लग रहे हैं, वही सेक्टर आप यहाँ देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन चैनल में आके आप देख कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तमाम सारी चीजें हैं और ये हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है इसमें आप जुड़कर तमाम सारी चीजें एसेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम बातचीत करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये एलपीजी का तीसरी क्लास है, एलपीजी की तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है। ठीक, आज हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे क्या है कैसे है, पूरा चीज देखेंगे। ठीक, चलिए देखिए ग्लोबल मतलब क्या हुआ। ग्लोबल, ग्लोब, ठीक है, ये आपका ग्लोब है। ऐसे ही ग्लोब होता है लगभग, कुछ ऐसे ही मान के चलिए। ठीक, तो मतलब पूरी पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, ग्लोबल का तात्पर्य है, तो ग्लोबल के मीनिंग है कि पूरा अराउंड द वर्ल्ड, क्या, अराउंड द वर्ल्ड ठीक है सॉरी, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन मैंने पूरा ग्लोबल को एक कर देना। ग्लोबल मतलब बन गया आपका विलेज बन गया है। ठीक है, हर चीज क्या हो गई, इंटीग्रेटेड हो गई है ना, जुड़ गया है। स्वयं विवेकानंद ने क्या कहा था, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है, वसुदैव कुटुंबकम। ठीक, उसी का जो, पर उस समय आइडियलिज्म था, बोला था, बोले थे जब स्वामी विवेकानंद जी, तो उस समय लोग उसे आइडियलिस्टिक बात सोचते थे, बोलते थे रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता, लेकिन आज वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। सोच सकते हैं आप कि हमारे फोरफादर्स कितने विजनरी थे। ठीक है, उसका इम्पैक्ट लोग अब समझ पा रहे हैं। ठीक, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो इकोनॉमी है, जैसे एशिया है, एशिया, एशिया की कंटिनेंट है एशिया, यूरोप दूसरा कंटिनेंट हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, फिर इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तमाम सारे सभी कंटिनेंट क्या है, आपस में जुड़े हैं। ठीक है, क्या कहें, आपस में सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक, सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, सभी कंटिनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब अभी क्या बन गया है, एक विलेज बन गया है। क्या है, एक ये विलेज हो गया। ठीक है, आपस में मतभेद हो सकते हैं, आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ठीक, ये है ग्लोबलाइजेशन। देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। आप आज यहां से अगर बात करना चाहें अपने भाई से जो कि यूएस में बैठे हैं, आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। ठीक है, आज कितना आसान हो गया है, मैसेजिंग से आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तमाम सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। इंटरनेशनल टेलीकॉलिंग से आप हेल्प से बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। एक जमाना हुआ करता था जबकि चिट्ठी आई है, कबूतर के पाँव बांध के चिट्ठी पहुंचाया जाता था, और आज देख लीजिए टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ अब बीमारियां भी इंपोर्ट होती हैं, बीमारियां भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या है कि अब बाउंड्री लेस सोसाइटी हो गई है। क्या है, बाउंड्री लेस सोसाइटी हो गई है, आवागमन बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है। ठीक, चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक, चलिए, अब क्या है, हम लोग जब ये देखिए, इंडिया है हमारा, है ना, ठीक है, ये इंडिया है हमारा, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तमाम सारे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, तमाम सारे, यहाँ मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, यहाँ चाइना, यहाँ रसिया, तमाम सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज, हम सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट है। ठीक है, अगर इंडियन इकोनॉमी फॉल होती है तो इससे जुड़ने वाले जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी पर अब असर होना शुरू हो जाएगा। ठीक, चाइना में अगर कुछ हो गया तो पूरे विश्व में असर पड़ गया। आप देख सकते हैं प्रेजेंट पैंडेमिक, अगर चाइना में ऐसा कुछ हुआ पूरा विश्व रुक गया। समझ पा रहे हैं, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, हम एक दूसरे के सहयोग के बिना अब नहीं रह सकते हैं, जीवन नहीं चल सकता है। ठीक है, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मोबाइल में, सब चाइना से क्या होते हैं, इंपोर्ट होते हैं। है, चाइना से
इंपोर्ट होते हैं, सब रेयर मटेरियल होते हैं। तो बिना रेयर अर्थ मटेरियल्स के आपका ये नहीं हो सकता है, मोबाइल नहीं चल सकता, मोबाइल इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। अब मोबाइल तो आज का ठीक वैसे ही हो गया जैसे ऑक्सीजन लेना हो गया, ठीक। तो हम अब पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट है, तो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, ठीक है। हाँ, अब हमारी बाउंड्री नहीं रह गई है, ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री नाम मात्र की है, ठीक है। अब हम एक दूसरे के यहाँ देख सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से सीख सकते हैं, तमाम सारी इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक। समझ पा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब? हाँ, अब आप बाउंड्री क्या हो गई है, खुल चुकी है, ओपन हो गया है ना। इकोनॉमियां क्या हो गई है, इकोनॉमीज ओपन हो गई है, अर्थव्यवस्थाएं ओपन हो गई हैं, ठीक। चलिए, हाँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा विश्व क्या हुआ है, एक हो गया है, बॉर्डरलेस हो गया है, जिसको हम देखे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, है ना, ये देखिए, ये हमारा इधर हमारा यूरोप हो जाता है, ठीक है, ये हमारा एशिया हो जाता है, ठीक, ये हमारा अफ्रीका हो जाता है, ये साउथ अमेरिका हो जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ये सभी कंटिनेंट आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तमाम सारी सुविधाएं आ गई हैं। तो अब क्या हो गया है, पूरा वर्ल्ड एक विलेज बन गया है, बॉर्डरलेस बन गई है, ठीक है। एक दूसरे पर हम बहुत निर्भर हैं, एक के ऊपर इम्पैक्ट, दूसरे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है। आगे चलते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आप समझ पाए होंगे, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। अब आता है आउटसोर्सिंग, ध्यान देना, दो वर्ड से बना है, एक है आउट, एक है सोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग, सोर्सिंग कहाँ हो, सोर्स कहाँ हो, आउट हो। कहने का मतलब ये, इंडिया में सोर्स है, यूएस की कंपनी है, कंपनी यहाँ की है, काम यहाँ हुआ है, वर्क यहाँ हुआ है, ठीक है। काम सोर्सिंग यहाँ हो गई है इंडिया में। ये तो किससे बाहर है, ये यूएस से बाहर है, इसे क्या बोल दिया गया, आउट सोर्सिंग। समझ पा रहे हैं, आउटसोर्सिंग, ठीक। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए एक कोई एडिडास कंपनी है, या मान लेते हैं कोई भी कंपनी है, मान लीजिए एप्पल की कोई कंपनी है, थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, ठीक है। इसकी असेंबलिंग कहाँ होती है, असेंबलिंग करवा लिया गया इंडिया में, कहाँ करवाया गया, असेंबलिंग इंडिया में करवा दिया गया, असेंबलिंग कहाँ करवा दिया गया, इंडिया में करवा दिया गया, ठीक है। तो ये वाला काम कहाँ सौंप दिया गया, वर्क कहाँ सौंपा गया, इंडिया को दिया गया, ठीक है। और उस पर ब्रांड लगेगा किसका, एप्पल का ब्रांड लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा क्यों जरूरत पड़ी, देखिए यहाँ वेज जो है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वेज क्या होगा, कम होगा, ठीक। अगर यही काम कोई यूएस में करेगा, वो क्या हो जाएगा, वेज क्या उसको देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इंडिया में चूंकि वेज कम है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, तो प्रोडक्ट की वही वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो मार्केट में ये क्या है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे, यहाँ पर फायदा बिजनेसमैन को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बिजनेसमैन को क्या मिलता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए तो काम करता है बिजनेसमैन, वो हमेशा तलाशता रहता है क्या, कि कॉस्ट क्या हो, कॉस्ट लो हो, ठीक है, तब ना ज्यादा फायदा ज्यादा होगा। बिजनेसमैन इसी तरीके के काम करते हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए यूएस की कंपनी है यहाँ, ठीक है, ये काम अपने आउटसोर्स कहाँ कर देते हैं, कुछ साउथ अमेरिका में कर देते हैं, कुछ मान लीजिए अफ्रीका में कर देते हैं, कुछ एशिया में कर देते हैं, तमाम सारे एशिया, ऑस्ट्रेलिया की डेवलप्ड कंट्री है, ये काम अपना आउटसोर्स कर देती है अफ्रीका में, एशिया में, तमाम सारी यूरोप डेवलप्ड कंट्रीज है, ये भी आउटसोर्स काम कर देते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, तमाम सारी जगह चीजें कर सकते हैं। एक तरह से हम क्या हुए, इंटर डिपेंडेंट है, काम कहीं और हो रहा है और कंपनी कहीं और की है, ठीक है। ये हुआ, कहला गया आपकी प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सोर्स कहाँ है आपका,
आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आउटसोर्सिंग से देखिए, आउटसोर्सिंग क्या है, बहुत ज्यादा आजकल चल पड़ा है ना, हर जगह। जैसे मैं कहता हूँ शूज है, शूज देख लीजिए आप जो पहनते हैं, शूज पहनते हैं आप, ठीक है, एडिडास पहनते हैं, एडिडास, है ना, पूमा पहनते हैं आप, ठीक है, बहुत से नाइकी पहनते हैं, तमाम सारे। तो इनकी जो है ना, कहीं मतलब मान लीजिए लेस लेस कहीं बांग्लादेश में बन गया, ठीक है, इंडोनेशिया में इसकी वो हो गई, असेंबलिंग हो गई, ठीक है, और लास्ट में ठप्पा कहाँ लग गया, ठप्पा भी लग गया हिंदुस्तान में। अब प्रोडक्ट बन के कहाँ पहुंच गया, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। ठीक, तो आउटसोर्सिंग से बिजनेस बहुत ज्यादा क्या हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत इंटेंसिफाइड हुई हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, हाँ, इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों इतना ज्यादा हुआ है, जब से आईटी आया है, आईटी, तब से चीजें क्या हो गई हैं, और फास्ट हो गई हैं, है ना। हमें बाहर बाहर जाने की जरूरत नहीं कि हम इंडोनेशिया बैठ के जाएं। हम यहाँ एक लैपटॉप खोल के हिंदुस्तान में बैठे हैं, दूसरा लैपटॉप खोल के अमेरिका में कोई बैठा है, तीसरा लैपटॉप खोल के कोई इंडोनेशिया में बैठा है, और हम तीनों लोग आपस में कनेक्ट हैं। और जो वो अमेरिका में वो पूछ जाना चाह रहे हैं, वो इंडिया में हम बता रहे हैं, जो इंडिया में जाना चाह रहा है तो हम अमेरिका से वो चीज एसेस कर सकते हैं, इंडोनेशिया से वो चीज एसेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंडोनेशिया में बैठे वाला व्यक्ति, ठीक है, वो जरूरत की जो नॉलेज है या जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, वो यूएस से और इंडिया से एसेस कर सकता है। केवल किसकी वजह से हुआ है, आईटी की वजह से हुआ है। आज वीडियो कॉलिंग किया जा सकता है, ठीक है, आज जैसे आप सिस्टम है, टीम व्यूअर सिस्टम है, ठीक है, तमाम सारी चीजें हम एक के लैपटॉप से दूसरे के लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय पढ़ाई का है इस्तेमाल किया जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है, जैसे मान लीजिए टेलीमेडिसिन में है, जैसे किसी को मेजर ऑपरेशन करना है, वो नहीं आ सकता है हिंदुस्तान में, तो बैठे बैठे मतलब मान लीजिए कोई अपना कस्टमर है, ठीक है, पेशेंट है, दुबई में है, उसको वही ट्रीटमेंट चाहिए, तो वहाँ का जो स्पेशलिस्ट सर्जन है, यहाँ के स्पेशलिस्ट सर्जन से कंसल्ट करके उसके गाइडेंस में वहाँ उसकी सर्जरी कर सकता है। ठीक है, कोविड के इस महामारी के दौर में ऐसा हुआ है और हो रहा है। ठीक है, इससे बहुत लोगों की जान बची, किसकी वजह से, आईटी की वजह से। ठीक, चलिए, बीपीओ का आप खूब ही जानते होंगे, बीपीओ की इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज्यादा है। बीपीओ की इंडस्ट्री आपकी पुणे, बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर और नोएडा, गुड़गांव, ठीक है, तमाम सारी जगह फैल रही है, जैसे अब जयपुर, लखनऊ, है ना, इंदौर, कोलकाता, यहाँ भी फैल रही है और लगातार फैलेगी, अहमदाबाद फैल रही है। ठीक, तो बीपीओ का मतलब क्या हुआ, हम्म। तो अब इसमें से आप पूरी चीजें चली जा रही है, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, ठीक है, बुक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्लिनिकल एडवाइस, ठीक है, टीचिंग, ठीक, सब आउटसोर्स कर की जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत सी कंपनियां हैं, है ना, कि वहाँ का काम, चेकजी है, चेकजी एक फेमस कंपनी है, वो अपना काम पूरे वर्ल्ड में आउटसोर्स कर देती है। ठीक है, चेकजी पूरा आउटसोर्स कर देती है, पूरे इंडिया में कर सकती है, बांग्लादेश कर सकती है, चाइना कर सकती है, रसिया कर सकती है, तमाम तरह कर सकते हैं। पूरे विश्व के एक्सपर्ट उसके पास जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। आप अपने क्वेश्चंस मटेरियल बना के उनको दीजिए, वो पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे पेपाल से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तमाम सारी वजह किस, आईटी की वजह से ही चीजें बूम हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर में जैसे बीपीओ आ गया, है ना, बीपीओ, तो इससे बहुत आराम है। जैसे आप इसे कर सकते हैं, तमाम सारी है, टेलीकॉलिंग की सुविधाएं होती हैं, है ना, टेलीकॉलिंग की, इंडिया में मतलब यूएस की कंपनी है, कंपनी यूएस की है, लेकिन इसका सेटअप बनाया है, जो कस्टमर रेजोल्यूशन सेटअप है, वो इंडिया में है। ठीक है, इंडियंस जो है वो डाउट सॉल्व कर रहे हैं, जो यूएस के कस्टमर पूछ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर हो रहा है, बीपीओ। ठीक है, तो तमाम सारी चीजें हैं। देखिए, इससे क्या है, कॉस्ट क्या हो जाता है, चीप हो जाता है ना, रीजनेबल, है ना, रीजनेबल रेट में आपको स्किल मिल जाती है और एक्यूरेसी के साथ साथ मिल जाता है। ठीक, फिर सेम व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई यूएस में है आदमी, मल्टीनेशनल कंपनी अगर कोई है, यूएस की है, ठीक है,
और क्या कि मान लीजिए छोटी कंपनी स्टार्टअप है जो भी है, अब ये क्या करती है, मान लीजिए इसको बीपीओ चाहिए। अगर ये बीपीओ यूएस में डालते हैं, तो यहाँ के सिटीजन जो है, यूएस के सिटीजन जो है, उनकी सैलरी जो है, सैलरी कहिए, वेज कहिए, क्या है, महंगा होगा। ठीक है, सेम महंगा होगा तो फिर प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, महंगा होगा। तो कॉम्पिटिटिव लेस कॉम्पिटिटिव होगा, लेस कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अगर यही सेटअप हमारे हिंदुस्तान में हो जाता है, इंडिया में हो जाता है, इंडिया के लोग वहां पर बीपीओ में भी बैठे है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपनियां टेलीकॉल की बनी हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर इंडिया में हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वेज क्या होगा, कम होगा। पॉपुलेशन ज्यादा, वेज कम, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। क्या होगा, ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक, तो इन सब तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट क्या होगा, चीप कास्ट में अवेलेबल पड़ेगा, सेम सेट ऑफ स्किल के साथ। ठीक, चलिए, ठीक है, हायरिंग के अपने तरीके हैं, मैंने बता दिया, वेज क्या होगा, लो होगा। ठीक है, स्किल्ड मैन पावर आपको कम पैसे में मिल जाएगा। यहाँ तो भाई हायरिंग में पार्ट टाइम, फुल टाइम, है ना, सब कुछ मिल जाता है हिंदुस्तान में। आप भी देखे होंगे इस तरह के चस्पे जगह जगह में मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर में मिल जाता है। तो यहाँ पर वेज आपको मिल जाएगा सेम सेट ऑफ स्किल के साथ। चलते हैं फिर आगे की ओर, फायदे हैं ये आउटसोर्सिंग के। ठीक है, अब हम आते हैं WT। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देखा, ग्लोबलाइजेशन देख लिया, ग्लोबलाइजेशन समझ लिया, है ना, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा हमने क्या देख लिया, आउटसोर्सिंग देख, आउटसोर्सिंग, दो चीज हमने कवर कर ली। समझ पा रहे हैं, अच्छी चीज। चल, WTO जो है, इसका जो ओरिजिन है वो गैट में है। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या ये करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी हम ओवरव्यू कर लेते हैं जितना एनसीईआरटी में है, उससे थोड़ा सा चीजें हम ज्यादा बता देंगे। तो वर्ल्ड में जो ट्रेड चल रहा है, वर्ल्ड में ट्रेड जो चल रहा है, ट्रेड के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं ट्रेड संबंधित, तो इसके अपने जो WTO के मेंबर नेशन है, मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उन पर ये लागू होते हैं। ठीक है, जो मेंबर कंट्री है उन पर। अब जो कंट्री इसकी मेंबर नहीं, उस पर लागू नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका यही है कि अपने मेंबर कंट्रीज में फेयर फेयर ट्रेडिंग हो, फेयर क्या हो, ट्रेडिंग हो। ठीक है, फेयर ट्रेडिंग। ठीक है, सभी में समान ट्रेडिंग हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, यही WTO का काम होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इनका ये है कि जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं, वो आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। ठीक है, उन पर क्या होगा, रूल बेस्ड चलेंगे। मैंने क्या कहा, रूल बेस्ड चलेंगे। ठीक है, WTO ये कहता है कि जो मेंबर नेशन है हमारे, जो पूरे वर्ल्ड के मेंबर नेशन है, WTO का इंस्टीट्यूट हुआ, इसमें कुछ मेंबर्स हुए, मेंबर्स हैं, उन्हीं पर इसका रूल्स कानून चलेगा, कानून रूल्स रेगुलेशन उन्हीं पर चलेगा। ठीक है, तो अब ये कहता है WTO कि भाई आप लोग अपनी मनमानियां नहीं कर सकते हैं। WTO बोलता है आप आर्बिट्रेरी एक्शंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कौन लेगा वो एक्शन, WTO लेगा, और उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर ये कोई एक्शन लेती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो चीज माननी पड़ती है। ठीक है ना, डिट्टो वही है। चलिए, अच्छा, इसका पर्पज क्या है, देखिए, ईटी पॉइंटर है ये। पर्पज क्या है इसका, देखिए, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, ट्रेड सर्विसेज को बड़ा करना, इनलार्ज करना। ठीक है, और इसका ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो विश्व के रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, और एनवायरनमेंट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये पीटी पॉइंटर है। क्या करना, नंबर 1, टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज। दूसरा,
टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, है ना। यहाँ पर इंश्योर करना प्रोडक्शन को, ठीक है, इनलार्ज करना प्रोडक्शन को, इनलार्जिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज, ठीक है। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस दोनों हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा है इसका क्या करना है, प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, और डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में दो चीजें बहुत साफ साफ आती हैं, ये दोनों चीजों कवर करता है डब्ल्यूटीओ, गुड्स को भी कवर करता है और सर्विसेज को भी कवर करता है। इंटरनेशनल में जो ट्रेडिंग हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, इसके एग्रीमेंट में दोनों आते हैं, ठीक है। अच्छा बायलैटरल और मल्टीलैटरल, ठीक है, तरीके दोनों इस्तेमाल करता है ये, ठीक। अब ये कहता है कि टैरिफ कितनी लगाई जाए, कितनी ना लगाई जाए, कौन सा टैरिफ है, कौन सा नॉन टैरिफ है, ठीक है, तमाम सारी चीजें इसके अंतर्गत है। और एक मेंबर नेशन दूसरे मेंबर नेशन का मार्केट कितना एसेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, जैसे डेवलप्ड डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन मेंबर कंट्रीज इसमें दो खेमों में बट गए हैं डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में बट गए हैं। इनका कंप्लेन रहता है एग्रीकल्चर को लेकर के, ठीक है, इनका रहता है डेवलप्ड के मार्केट को लेकर के, ठीक है। ये तमाम सारी चीजें इन दोनों की रहती हैं। आगे मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, बस अभी आप इतना समझिए कि दो खेमों में बट जाता है, बटना नहीं चाहिए लेकिन बट जाता है भाई। डेवलप्ड एक तरफ साइड हो गए, बड़े आदमी एक साइड हो गए, मिडिल क्लास एक साइड हो गए। मिडिल क्लास बड़े आदमी के साथ में नहीं बैठ सकता है, बस वही टिट्टू चीज वही है जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, वही चीज तो हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी में भी हो रहा है। बस चीजों को देखने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल है चीज, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस एक बार नब्ज पकड़ लीजिए, आप रोक तक पहुंच जाएंगे, ठीक। टैरिफ कैसे वर्क करती है, देखिए, कोई सामान अगर मान लीजिए अमेरिका में मैन मेड क्लॉथ है $4 का, बढ़िया बन गया सामान, बढ़िया आराम से ब्रिटिश रेट ये 5 है, तमाम सारी चीजें हैं। ब्रिटिश में क्लॉथ भी क्या है, $4 का ही हुआ, ठीक है। अगर इसमें 25% हमने क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो $1 बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। अच्छा समझ पाए आप कुछ, देखिए मैंने कहा मान लीजिए एक प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है अमेरिका में, क्लॉथ बनता है, उसकी कीमत है $4। सेम प्रोडक्ट अगर कहाँ बिकता है सॉरी बनता है ब्रिटेन में, वो भी $4 पड़ता है। अब ये कहते हैं $4 अगर यहाँ आ जाता है, $4 इसका भी है, $4 ब्रिटेन का भी है, तो भाई अब दो चीज है, प्राइस तो सेम हो गई दोनों की, अब क्वालिटी किसकी अच्छी है, ठीक है। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसको क्या है, वहां के सिटीजन जैसे लेंगे। ध्यान दीजिए, ब्रिटेन का प्रोडक्ट अब किस मार्केट पहुंच गया, यूएस के मार्केट पहुंच गया, लेकिन ब्रिटेन की जो फैब्रिक है, लोग बनाने का तरीका है, वो बेटर है, किससे बेटर है, यूएस से बेटर है, ठीक है। तो अगर $4 में इनका भी मिलेगा, $4 में इनका भी मिलेगा, तो पूरे सिटीजन कौन सा क्लॉथ खरीदेंगे, ब्रिटेन का खरीदेंगे। जब ब्रिटेन का खरीदेंगे तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक इनकम है इनकी, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो किस में आ जाएंगी, घाटे में आ जाएंगी, ठीक है। कंपनीज क्या आएंगी, घाटे में आ जाएंगी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए हम इस पर क्या लगा दें, टैरिफ लगा दें, कितने परसेंट का, 25% का लगा दिया, तो ये क्या हो गया, $5 का हो गया, $5। अब वही लोग लेंगे, $1 वही लोग खर्च करेंगे ज्यादा, जो थोड़ा सा ज्यादा समझदार है, जो क्वालिटी ओरिएंटेड है। बाकी की जनता जो सोचती है मुझे पैसा बचा लेना है, वो ये नहीं लेगी। इस प्रकार से टैरिफ से अपना मार्केट यूएस ने सेव कर लिया, ठीक। चलिए कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, वो कौन से हैं, टैरिफ मतलब टैक्स बढ़ाना, ड्यूटी बढ़ाना, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हैं, जिससे मैं कहता हूं
कि इस टाइप की क्वालिटी अगर आप मेंटेन करेंगे, ठीक है, इस फैब्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे, तभी आपकी मैं अंदर आने दूंगा, नहीं तो नहीं आने दूंगा। ठीक है, इतना आप कंटेंट रखेंगे तभी आपको आने दूंगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में मैं कहता हूँ कोई फूड बनता है, पैकेट वाला फूड, पैकेट पैक सॉरी सॉरी पैक्ड फूड, ठीक है, तो आपने इंग्रेडिएंट्स देखा होगा, 15% ये, 2% ये, 25% ये, तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स लगे होते हैं। अब नॉन टैरिफ वाले बैरियर में ये कह देता है यूएस कि नहीं, जो आपको 25% है उसे 5% में लाइए, जो 2% है उसे 10% में लाइए, जो 15% है उसे 3% में लाइए। ये तमाम सारे अड़चन आप क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? ठीक है, इनका भी ये होता है कि जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है उनमें हम क्या क्रिएट कर दें? बैरियर्स कर दें क्रिएट। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये क्या है? ये प्राइस को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये प्राइस को इफेक्ट नहीं करते हैं, है ना? हाँ, इट अफेक्ट्स क्वालिटी, क्वालिटी इफेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया क्वांटिटी इफेक्ट कर देंगे। ठीक, चलिए, तो हमने क्या देखा कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत दो तरह के नेशन हो गए, उसके मेंबर नेशन हो गए, एक डेवलप्ड हो गए, एक डेवलपिंग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके हैं अपने अपने मार्केट को बचाने के। कौन सा? एक तो टैक्स लगा के बचाना, टैरिफ लगा के बचाना, और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स। अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के दो तरीके हो गए। कैसे? एक तो हमने क्या किया, टैरिफ लगा के प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा बढ़ा दी, जब ज्यादा बढ़ गया तो उसको लोग कम लेंगे तो वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट बची रहेगी। एक दूसरा है कि हम क्या कर सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्वालिटी को मेजर करेंगे, क्वांटिटी को मेजर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये करते हैं, फेयर रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं। डब्ल्यूटीओ में रूल्स और रेगुलेशंस कैसे बने? फेयर बने, समान बने, ताकि बिजनेस में सभी का हित प्रोटेक्ट हो सके, डेवलपिंग नेशन का भी प्रोटेक्ट हो सके और डेवलप्ड नेशन का भी हो सके। ठीक है, हाँ, चलिए, अब देखते हैं। अब हर नेशन का अपना अपना तजुर्बा होता है डब्ल्यूटीओ को लेकर के। ठीक है, ठीक, इंडिया का भी अपना है। ठीक है, इंडिया ने क्या किया, अपना जो ट्रेड है लिबरलाइज किया, अपनी इकोनॉमी को खोला, तो यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट किए। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के गाइडेंस में, रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। इंडिया ने क्या किया, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस दिया, नॉन टैक्स, है ना, नॉन टैरिफ बैरियर्स को क्या किया, कम किया, रूल्स और रेगुलेशंस को क्या बनाया, इजी बनाया। ठीक है, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स रूल हुआ करते थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट कोई करने आए, ठीक है, या कोई सामान खरीदने आए तो वो मतलब 4-6 महीने तो दौड़ेगा, तब उसका काम शुरू होगा। अब क्या है, फास्ट है, ठीक है, तुरंत है, विंडो टाइप सिस्टम है कि आप तुरंत जाइए तुरंत काम कराइए, जैसे आप रेलवे की विंडो में जाते हैं टिकट लेने के लिए, इस टाइप का सिस्टम अब हो चुका है। और इंडिया ने रिड्यूस भी किया है, क्या, टैरिफ भी रिड्यूस किया है, ताकि आपके प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ सकें, है ना? ठीक, तमाम सारी चीजें देख लीजिए यहाँ पर, है ना, मीट प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, क्लॉथिंग है, व्हीकल है, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, हाँ, है ना, फ्यूल है, फुटवियर है, ठीक, तमाम सारी आर्म्स एंड एमुनिशंस है, मशीनरी है, एल्यूमिनियम है, स्टील्स है, तमाम सारे प्रोडक्ट हैं। इन सभी प्रोडक्ट में क्या करते हैं, टैरिफ को कम किया। ठीक है, ताकि दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ पाए। ठीक, चलिए, हाँ। डब्ल्यूटीओ ने बहुत चीजें की हैं। अब देखिए डब्ल्यूटीओ पे मेंबर नेशन के लिए क्या है, इंडिया के लिए कैसा है, मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशन। ठीक है। अब डेवलप्ड कंट्रीज का क्या कंसर्न है, डेवलप्ड कंट्रीज ये कहती हैं कि एक ही एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो है, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस बहुत दे रहे हैं, जब तो इनके एग्रीकल्चर सब्सिडीज पर हम रुकावट नहीं डाल सकते हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है डेवलपिंग नेशन के पूरे वर्ल्ड में छा जाएंगे, तो डेवलप्ड नेशन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं, ठीक है,
तो वो क्या हो जाएंगे, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ठीक, अब ये सब्सिडी को बहुत बार फार्म सब्सिडी दे दी जाती है, प्रोडक्शन सब्सिडी दी जाती है, प्रोडक्ट सब्सिडी दे दी जाती है किसानों को। तो इसलिए इस प्रकार से ये वर्ल्ड में इनके जो प्रोडक्शन है, इन्हीं का प्रोडक्ट जो है बिकेगा। ठीक है, ये डेवलप्ड नेशन का क्या है, कंसर्न है। ठीक है, डेवलपिंग नेशन का क्या कंसर्न है, इनका ये मानना है कि डेवलप्ड नेशन बड़े बदमाश हैं। ठीक है, कैसे, ये लोग मतलब इसके सहारे, WTO के सहारे रूल्स रेगुलेशंस फेयर करके, ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ को घटा करके हमारे मार्केट में तो घुस गए हैं, लेकिन हमें अपने मार्केट में घुसने ही नहीं दे रहे हैं, हमें अपने मार्केट में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या कब घुसने दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं डेवलप्ड डेवलपिंग का क्या फर्क है, क्या है डेवलप्ड का ये है, डेवलप्ड और डेवलपिंग का इनका कहना है कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर पे लोग सब्सिडी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, कौन, डेवलपिंग लोग बहुत सब्सिडी दे रहे हैं। जब ये बहुत सब्सिडी दे रहे हैं तो ये सामान जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो डेवलप्ड नेशन का क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो क्या है, सस्ते हैं, चीप हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते हैं, छा जाएंगे, इनका ये है। तो बहुत ज्यादा सब्सिडी मत दो। तो ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम अपने फार्मर को सब्सिडी इसलिए देते हैं कि फार्मर हमारा क्या रहे, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, पावर्टी ज्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ पावर्टी ज्यादा है, तो ये लोग कहते हैं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग डंपिंग करने के लिए दे रहे हो, डंपिंग, डंपिंग के लिए दे रहे हो, मतलब तुम लोग प्रोडक्शन सब्सिडी दे रहे हो, तुम लोग इस प्रकार की सब्सिडी दे रहे हो, एमएसपी दे रहे हो। एमएसपी देने का तुम्हारा पर्पस तुम्हारी जनता के लिए नहीं है, तुम्हारा पर्पस क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रहे हो। किसके लिए दे रहे हो, एक्सपोर्ट के बढ़ावा देने के लिए। इसलिए कि अगर आप एमएसपी दे देंगे तो फिर खर्च कम हो जाएगा किसान के ऊपर, किसान फिर वही फसल उत्पादन करेगा, तो फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो इंटरनेशनल मार्केट में सरकार उसको जब बेचती है तो वो डेवलप्ड नेशन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से सस्ता होता है, तो पूरी जनता, पूरा वर्ल्ड उसी को लेना शुरू कर देगा कच्चे माल के तौर पर। ठीक, ये इनका कंसर्न है। ये नहीं चलेगा, आप फर्टिलाइजर सब्सिडी दे देते हैं, इरिगेशन सब्सिडी दे देते हैं, ठीक है, आप प्रोडक्ट सब्सिडी दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आप मत दीजिए, इनका ये कंसर्न है। इनका कंसर्न है, डेवलपिंग नेशन का क्या कंसर्न है, ये कहते हैं कि आप तो हमारे मार्केट में WTO के जो रूल्स हैं, टैरिफ को घटा के नॉन टैरिफ बैरियर को कम करके घुस गए हैं, अपने मार्केट में हमको घुसने नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो ये इशू इनका चलता आ रहा है। कई राउंड होते हैं WTO के, राउंड दर राउंड होते जाते हैं, कभी कंसेस बनता है, कभी नहीं बनता है, तमाम सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, अब जो WTO सब्सिडी देता है, WTO जो सब्सिडी का प्रावधान है, उसे क्या बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं। कितने तरह के बॉक्स होते हैं, तो आइए देख लेंगे, वन बाय वन करके देख लेंगे। वो बॉक्सेस हैं, ठीक है। देखिए, ग्रीन का मतलब है परमिटेड, जैसे ग्रीन लाइट नहीं होती है, ठीक है। अम्बर का मतलब है स्लो डाउन, नीडेड टू बी रिड्यूस्ड, मतलब जरूरत है कि स्लो किया जाए, स्लो डाउन किया जाए, है ना, रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, रेड का मतलब है बिल्कुल अलाउ ही नहीं। ठीक है, जो आइटम रेड बॉक्स में होगा वहां पर क्या होगा, सब्सिडी परमिटेड नहीं होगी उन आइटम्स पर। जो एम्बर बॉक्स में होगा, एम्बर बॉक्स ऐसे भर दिया जाता है ना, प्रोडक्ट को ऐसे लिख दिया जाता है, आइटम इसमें घुस जाता है, जो आइटम इसमें है। जो ग्रीन बॉक्स में है, ग्रीन में है, ग्रीन है इस बॉक्स का कलर, इसका क्या है, मान लीजिए अंबर कलर है, आगे मैं दिखाऊंगा कैसे अंबर कलर होता है। यहाँ पर रेड है, ठीक है, तीन तरह के बॉक्स हो गए। तो जितने आइटम इस पे आ जाएंगे तो उनको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने आइटम इस बॉक्स में आ जाएंगे उसको सब्सिडी जो दे रहे हैं उसको कम करने की जरूरत है, सब्सिडी को कम करने की जरूरत है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परमिटेड है, यहाँ पर सब्सिडी देने की जरूरत है। ठीक है, आगे जितने भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो बॉक्स का मतलब सब्सिडी हो गया, सब्सिडी से है। ग्रीन मतलब परमिटेड हो गया, अमर मतलब इनको रिड्यूस करना हो गया, रेड का मतलब बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, नो रेड बॉक्स फॉर AOA। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक, आगे चल के देख लेंगे थोड़ा सा। बट थिंग्स एक्सीडिंग रिडक्शन कमिटमेंट लेवल इन अम्बर बॉक्स आर प्रोहिबिटेड। One more box, blue box, means subsidy that are tied to programs that limit production. ठीक है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ
ये सब्सिडी इस प्रकार की सब्सिडी है जो प्रोग्राम के साथ चलती है और जो लिमिट प्रोडक्शन करती है, लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, एक बार में सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट हैज नो रेड बॉक्स, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में कोई रेड बॉक्स नहीं है। ठीक है, रेड बॉक्स नहीं है कि नहीं देना है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, नहीं। तो डोमेस्टिक सपोर्ट एक्सीडिंग द रिडक्शन कमिटमेंट, अगर डोमेस्टिक सपोर्ट जो है, डोमेस्टिक सपोर्ट जो है रिडक्शन कमिटमेंट से ज्यादा हो जाता है, जो सरकार जो है ज्यादा सपोर्ट कर देती है और जितना कमिट किया गया है उससे ज्यादा सपोर्ट कर देती है सरकार, तो इसे किस में रखा गया है, अम्बर बॉक्स इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, लेवल्स इन अम्बर बॉक्स इज प्रोहिबिटेड, इसको भी मनाही है। एंड देयर इज ब्लू बॉक्स फॉर सब्सिडीज दैट आर टाइड विद प्रोग्राम्स दैट लिमिट प्रोडक्शन। ठीक है, जो ब्लू बॉक्स में सब्सिडीज दी जाती है तो वो प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं ग्रीन, सब्सिडीज दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं और कॉज मिनिमल डिस्ट्रप्शन, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतनी सब्सिडी दे सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में जितने भी आइटम होते हैं उनका मतलब प्राइमरी मतलब मार्केट को वो डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक, इस पे आप दे सकते हैं। अम्बर बॉक्स में क्या है कि इसमें से आपको क्या करने लगते हैं, ये देखिए कलर क्या है इसका, कलर देखिए अम्बर कलर कहलाता है, ये अम्बर कलर, ये ग्रीन कलर कहलाता है, ये ब्लू कलर कहलाता है। ठीक है, लिमिटेड टू 5% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सब्सिडी जो है अम्बर जितने भी आइटम है वो 5% जो है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर सब्सिडी आप दे सकते हैं। इसके लिए डेवलप्ड नेशन की है, लेकिन डेवलपिंग नेशन की कितना दे सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, 10% दे सकते हैं। जो आइटम्स एम्बर बॉक्स में होंगे, ठीक है, उस पर 5% कौन दे सकता है, डेवलप्ड नेशन दे सकते हैं, 10% डेवलपिंग नेशन दे सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है इनके साथ, है ना, रिड्यूस करना है। ठीक, अच्छा, ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज अलाउड बट मस्ट बी डिजाइन टू मिनिमाइज ट्रेड डिस्ट्रप्शन। ये ब्लू में क्या होता है, अधिक से अधिक सब्सिडी दी जाती है लेकिन कम करना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब होता है मिनिमाइज करना, है ना, ट्रेड डिस्टॉर्शन को क्या करना, मिनिमाइज करना। ठीक है, मिनिमाइज वर्ड है, यहाँ पर क्या मिनिमल है, मिनिमल और मिनिमाइज में बड़ा फर्क है। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, मिनिमल का मतलब है बहुत ही कम हो, क्या है, वेरी लो, वेरी लो, बहुत कम इंपैक्ट डालता है, ये इंपैक्ट डालता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और भी है रिस्ट्रिक्शंस है, 5% और 10% का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे, अब देखिए कुछ डेवलप्ड नेशन को कुछ एग्जेप्शंस भी मिले हैं, जिसमें आपको आता है S&D बॉक्स। ठीक है, ये इसे कहते हैं डेवलपमेंट बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 6.2 ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लगभग, नो मिनिमल इफेक्ट ऑन ट्रेड और प्रोडक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आर्टिकल 6.2 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक, अच्छा, ब्लू में क्या आता है, प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स है, कि मतलब प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए आपको लिमिटेड है ना, मिनिमाइज करिए। ठीक, अच्छा, कुछ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज है आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तीन तरह के, सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट, कि आपको इतना कम करना है, 5% कम करना है, 10% कम करना है, तमाम सारी चीज इसमें कमिटमेंट की डिमांड होती है। ठीक है, ऑल अदर सपोर्ट भी इसमें रहता है, तमाम सारी चीजें हैं। ठीक, चलिए देखिए ये बॉक्स है पूरा, जो WTO का ये डब्बा एक साथ कर दिया गया है ताकि समझने में आसानी हो। ये ब्लू है, सॉरी ग्रीन है, ठीक है, ये एम्बर है, ठीक, तमाम सारी चीजें हैं। ठीक, डेवलप्ड नेशन है, डेवलपमेंट वाला है, ये इसका पार्ट है। ब्लू बॉक्स है, तमाम सारी चीजें हैं। इसमें से तो क्या रहता है, अंबर बॉक्स में आप देख रहे हैं मार्केट प्राइस सपोर्ट मिलता है, पेमेंट ऑन आउटपुट मिलता है, इनपुट सब्सिडीज मिलती हैं, इनपुट में सब्सिडीज दी जाती है,
इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज दी जाती है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मतलब आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम आपसे 2 साल बाद टैक्स लेना शुरू करेंगे, तमाम सारे ऐसे इसमें दावे दिए जाते हैं। इनपुट सब्सिडीज मतलब कि फार्म प्रोडक्शन के लिए इसमें इनपुट सब्सिडी दी जाती है। जैसे आपने देखा था 5% कौन करता है, डेवलप्ड नेशन करते हैं, 10% डेवलपिंग नेशन करते हैं। मार्केट प्राइस सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, जैसे एमएसपी वगैरह है इसमें दिया जाता है, ठीक। चलिए, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट भी रहता है इसमें, ठीक है। चलिए इसमें क्या है ग्रीन बॉक्स में कैसे कैसे सब्सिडी रिसर्च पर दिया जाता है, ट्रेनिंग पर दिया जाता है, एक्सटेंशन पर दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जाता है ना, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल पर दिया जाता है, पब्लिक स्टॉकिंग पर दिया जाता है, डोमेस्टिक फूड एड के नाम पर दिया जाता है, डीकपल्ड इनकम पर दिया जाता है, सपोर्ट ऑन स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, तमाम सारी चीजें दी जा सकती हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं रहती, इसमें लिमिट रहती है, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए दिया जाता है, एक हद तक ही आप प्रोडक्शन के लिए लिमिट करने के लिए दिया जाता है, ठीक। और डेवलपमेंट वाले किस लिए जाता है, एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है और रूरल के लिए दिया जाता है। आगे आके हम डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ, ये क्या है देखिए, टू बी रिड्यूस्ड एंड बाउंड, इसे क्या करना है जी, इस बॉक्स में जितना भी सपोर्ट है उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है ना, इसका कमिटमेंट है इसमें कि रिड्यूस करना है। इसमें क्या है, कोई सपोर्ट, इसमें कोई रिडक्शन की बात नहीं कही गई, इसमें भी मिनिमाइज करने की बात कही गई, ठीक। इसमें मिनिमल इम्पैक्ट होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर Amber box, which is defined in Article 6 of the Agriculture Agreement as all domestic supports except those in blue and green boxes. ध्यान देना यहाँ पर PT, ब्लू बॉक्स में और ग्रीन बॉक्स में जितना भी सब्सिडी है उसके अलावा, है ना, डोमेस्टिक सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन कौन कौन से अलावा, इन दोनों के हटा के, ब्लू बॉक्स अम्बर बॉक्स को, जो भी आइटम है इनको हटा के। अच्छा, इसको ये माना जाता है कि ये क्या करता है, प्रोडक्शन, ये क्या करता है, डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। जो अम्बर बॉक्स के आइटम्स हैं जो आ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, डिस्टॉर्टिव इन नेचर है, ठीक है, डिस्टॉर्टिव इन नेचर है, वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेंगे। इसलिए क्या करिए, इस पे जो आप सब्सिडी देते हैं वो कम करिए, रिड्यूस करिए, ठीक है। सपोर्ट प्राइसेस है, सब्सिडीज इनडायरेक्टली है टू रिलेट प्रोडक्शन क्वांटिटीज, ठीक है। सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी दे देती है तो किसान खूब पैदावार करते हैं, है ना, तमाम सारी चीजें। अब देखिए अब ये डिमिनिश मतलब मिनिमल सपोर्ट्स आर अलाउड जनरली 5% ऑन प्रोडक्शन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, और 10% जो मैंने बताया आपको। अब देखिए 32 WTO के जो मेंबर हैं, 32 WTO के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि भाई रिड्यूस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, जो हम डोमेस्टिक सपोर्ट देते हैं अम्बर बॉक्स में, उसको हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है कि अम्बर बॉक्स की जो सब्सिडीज हैं, 32 मेंबर्स हैं, इसमें डेवलप्ड भी है, नॉन डेवलप्ड भी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट को कम करेंगे, ठीक, जो सब्सिडी है उसे कम करेंगे, क्योंकि वो मार्केट को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। चलिए अच्छा, रिडक्शन टोटल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, ये क्या होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है इनके अंदर, ऑल सपोर्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट टुगेदर विद सपोर्ट दैट आर नॉट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन सिंगल फिगर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सभी प्रकार के सपोर्ट्स, ऑल सपोर्ट्स, जो प्रोडक्ट के इस मतलब कहने का मतलब कि जो आप प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफाइड सपोर्ट देते हैं वो भी, और जो नॉन स्पेसिफाइड देते हैं प्रोडक्ट को सपोर्ट के लिए वो भी, दोनों। जैसे जैसे देखते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट को डेयरी प्रोडक्ट आपको चाहिए, इसके लिए आपने क्या किया, सपोर्ट किया, इसके लिए आपने क्या किया, सपोर्ट कर दिया, ठीक है, सब्सिडी दे दी, है ना, भैंस वैंस लगाने के लिए, लेने के लिए दे दिया, और डेयरी बनवाने के लिए दे दिया, मशीन में दे दिया, सब्सिडी दे दी, तमाम सारी चीजें। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया ना, डेयरी के नाम पर आप दे रहे हैं,
चलिए ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके गांव से शहर के लिए रास्ता ही नहीं है, गांव से डिस्ट्रिक्ट के लिए रास्ता ही नहीं है, ठीक है। अभी डेयरी के लिए तो दे नहीं रहा है, इन्होंने रोड बनवा दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से, ठीक है। वो भी तो इसके फायदा किया कि नहीं किया, ठीक है, तब आपको प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। ये डेयरी के नाम पर, प्रोडक्ट के नाम पर आपको सब्सिडी यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन ये भी आप जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, इस आइटम में टोटल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट में, ठीक। हाउ मच फर्दर दी सब्सिडी शुड बी रिड्यूस्ड, अब इन्हें कितना देना है, इन सब्सिडीज को कितने में लिमिट करनी है, ठीक है। शुड बी सेट अप फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स रादर देन कंटिन्यूइंग विद द सिंगल ओवरऑल एग्रीगेट लिमिट्स, ठीक है। इन्हें कितना कम करना है, तमाम सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं, है ना, कि सपोर्ट स्पेसिफिक कितना करना है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक कितनी सब्सिडी दी जाती है, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक से कितनी दी जाती है, दोनों का सम कर दिया जाए, ठीक है। तो आपका बन जाता है क्या, एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट। अब एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट, ठीक है, कितना कम करना है इस पर डिसाइड करना है, कितना देना है, ठीक है ना। करंट सिचुएशन नेगोशिएशन इसी पर चलता है कि भाई इसको कितना कम करना है, कि आप नॉन स्पेसिफिक वाले को कम करेंगे, स्पेसिफिक वाले को कम करेंगे, ओवरऑल कम करेंगे, ठीक है ना। ये अब मुद्दा करंट में चल रहा है। चलिए, एम्बर बॉक्स का है, हम बता चुके हैं एक बार। एनी सपोर्ट दैट वुड नॉर्मली बी इन एम्बर बॉक्स इज प्लेस्ड इन ब्लू बॉक्स इफ सपोर्ट रिक्वायर्स फार्मर टू लिमिट प्रोडक्शन, ठीक है। अब आइटम जो है, जब रिस्ट्रिक्शन अंबर बॉक्स में अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा के प्रोडक्शन करना है तो वो किस में चले जाएंगे, ब्लू बॉक्स में चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, जो आइटम जैसे फार्म आइटम्स हैं, ठीक है, उनमें से रिस्ट्रिक्शन से 5% 10% करना है, और भी कम करना है 2% और 5% करना है, तो लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए तो आइटम किस में चले जाते हैं, ब्लू बॉक्स में चले जाते हैं, ठीक है। अभी भी प्रेजेंट में ध्यान दीजिएगा, पीटी पॉइंटर है, तीनों बॉक्स जितने भी बॉक्स है सब पीटी पॉइंटर है, कोई लिमिट नहीं है इस पे, ब्लू बॉक्स पे, है ना। ब्लू बॉक्स के अंदर आप लिमिट नहीं है ना, कि कितना आपको हद तक आपको प्रोडक्शन कम करना है, तमाम सारी चीजें। हाँ, अच्छा। Some countries want to keep blue box as it is because they see it as a crucial means of moving away from distorting number subsidies without causing too much hardship। बहुत सी कंट्री कहती हैं कि ब्लू बॉक्स को हटाना नहीं चाहिए, रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। हर कंट्री के अपने अपने क्या है, कमिटमेंट्स है, क्या वो डिस्कशन में अपने अपने पक्ष रखते हैं। भाई ब्लू बॉक्स का कोई फेवर करता है, जिसका ब्लू बॉक्स से हित होगा ब्लू बॉक्स करेगा, जिसका अंबर बॉक्स होगा अंबर बॉक्स करेगा, जिसका ग्रीन से होगा ग्रीन से होगा, जैसे डेवलपमेंट से होगा डेवलपमेंट से होगा। तो तरह तरह की कंट्री अपनी तरफ से कहती है कि ब्लू बॉक्स को आइटम्स में जो चले जाए उसे हटाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ग्रीन बॉक्स आप देख ही चुके हैं, यहाँ भी कोई लेवल नहीं रहता है ना। नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट, ग्रीन सब्सिडीज मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करती हैं और मिनिमल रहता है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये डेवलपमेंट बॉक्स, ये क्या करते हैं, आर्टिकल 6.2 के अंतर्गत होता है, डेवलपिंग कंट्री को अलाउ किया जाता है कि आप एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दे सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं। डेवलपमेंट पर्पज से, किसका डेवलपमेंट, रूरल सेक्टर का डेवलपमेंट करना है या आपको एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है, इसके लिए आपको सब्सिडी दी जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, केवल किसके लिए है ये, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड के लिए नहीं है। चलिए, ठीक है। यही है, लो इनकम और रिसोर्स पुअर प्रोड्यूसर्स। भाई they include investment subsidies which are generally available agriculture in developing countries members, agriculture input subsidies generally available to low
income resource poor producers in developing countries. ठीक है, develop domestic support to producers in developing countries members to encourage diversification of from growing illicit narcotic crops. मतलब जो ये सब्सिडी आपको दी जाती है तो ये ऐसा नहीं रहता कि आप नारकोटिक्स क्रॉप को क्या करिए, अवैध नारकोटिक्स क्रॉप को क्या करिए, उपजाइए। जैसे मान लीजिए कि इन सब्सिडी का इस्तेमाल करके आप गांजा, अफीम इनका उत्पादन नहीं कर सकते हैं, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, बहुत मांग है। नोट कर लीजिएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। पीटी पॉइंटर में पूरी सब्सिडीज के जितने भी बॉक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है पीटी पॉइंटर। क्या है? पीटी पॉइंट। ठीक, तो ढंग से थोड़ा सा समझें, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड। रिफॉर्म जब हुआ 1991 का, सॉरी जो ये रिफॉर्म पीरियड हुआ तो तमाम सारी चीजें क्या हुई, जीडीपी आपकी बढ़ गई। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर लोग बोलते हैं कि डिक्लाइन हुआ, क्रिटिक्स अपना हिसाब से बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन आया। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हुआ। रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन एफडीआई बढ़ा, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आपका बढ़ा, सुधरा, ठीक है। सक्सेसफुल, तीन सक्सेसफुल, ऑटो पार्ट्स में इंडिया बहुत सक्सेसफुल हुआ, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में बहुत सक्सेसफुल हुआ, आईटी में बहुत सक्सेसफुल हुआ, टेक्सटाइल में बहुत हुआ, ठीक है। और जो रेजिंग प्राइसेस है उसको भी कंट्रोल में रखा गया, ठीक है। ये तमाम सारे बेनिफिट्स हुए रिफॉर्म के दौरान। कुछ निगेटिव्स भी हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, भाई हर तरह से भाई ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं जितना आपने दिखाया था कि रिफॉर्म मार्केट खोलने से फला फला आपको फायदे मिलेंगे, वो तमाम से फायदे हमको नहीं मिले। ठीक, चलिए, सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, ठीक है, सफिशियंट है ना। चलिए, दूसरा, जैसे मान लीजिए जीएसटी वाला था तो सरकार खूब गिनाती थी कि सॉरी जीएसटी से पहले आपका जो वो नोट डिमोनेटाइजेशन में ये फायदे होंगे, वो फायदे होंगे, तमाम सारी चीजें हैं। क्रिटिक्स उसको ये कहे कि जो आपने फायदे गिनाए थे तब वो फायदे हुए नहीं, लेकिन अब 20-25-30 साल बाद देखेंगे तो फायदे होंगे। तो ये तब था, ठीक है ना, रिफॉर्म की तरफ बात का, रिफॉर्म की बात का था, लोग ऐसे ऐसे बोल दिए, लेकिन अब क्या हुआ, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, अब ये भी बताएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिसलरेशन हो गया है, ग्रोथ रेट में क्या है, डिक्लाइन है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में है ना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे आपने इरिगेशन में किया, पावर में किया, रोड में किया, मार्केट लिंकेजेस में किया, आर&डी में किया, एक्सटेंशन में किया, ये क्या है, गिरे हैं। यहाँ पर आपने जैसे इरिगेशन नहीं सुधार पाए, लेकिन अब सुधारा है, आप देख सकते हैं 30 साल में काफी कुछ सुधर गया है ना, हर चीज में सुधार आया है। तो उस समय जैसे रिफॉर्म जब होता है तो तुरंत बहुत चीज नहीं होती ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो सुधार एक लंबी प्रक्रिया है, शॉर्ट टर्म प्रक्रिया नहीं होती है। आपने कहा था तो ऐसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, समय लगता है सुधारने में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपकी रोड्स कहाँ पर हैं, आपके वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स हैं, ठीक है, पावर जनरेशन का भी है, ठीक है, आर&डी भी बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ेंगी, तुरंत नहीं होता है, ठीक है। ये निगेटिव्स आप रख सकते हैं, लेकिन सभी निगेटिव्स भी यहाँ पर सही नहीं है ना। क्रिटिक्स के ये व्यूज हैं जो उनका उन्होंने था। उन्होंने कहा पार्शियल रिमूव, फर्टिलाइजर को आप रिमूव कर देंगे, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी आप रिमूव कर देंगे पार्शियल, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो रिडक्शन इन इंपोर्ट होगा, ठीक है, ड्यूटीज। जब रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज भी आप कर देते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहती है, आप सपोर्ट प्राइस भी बहुत नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाता है, तो इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, बढ़ जाता है। इनका करने का मतलब है कि आप फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है, फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या है, कम देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारा जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आप उसमें इम्पोर्ट ड्यूटीज भी लगा देते हैं, ठीक। अब देखते हैं
अब यहाँ पर जो आपके एमएसपी देते हैं वो भी आप कम देते हैं, ठीक। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना, जो हमारा इम्पोर्टेड आइटम है, तो इम्पोर्टेड आइटम अगर सस्ता होता है हमारे प्रोडक्ट से, तो लोग किसको प्रेफर करना पसंद करेंगे? इंपोर्ट को। तो कहने का मतलब ये कि आप इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आप दबाव में काम कर रहे हैं, ठीक। ये कहने का है, उनका तर्क है कि जो लोग क्रिटिक्स होते हैं वो अपने अपने तर्क देते हैं, तो उनका कहने का तर्क ये था। अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ दिन हुआ था, इसके बाद फिर नहीं हुआ। अब वो आप देख सकते हैं, है ना, इंडियन प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। चलिए, अब ये है adversely these have adversely affected Indian farmers now have to face increased international competition, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक। a shift from, अब ये इनका क्या कंसर्न है कि आप क्या है, प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक मार्केट। पहले आप क्या प्रोडक्शन करते थे, डोमेस्टिक मार्केट कर लिए करते थे, अब आपका प्रोडक्शन किसके लिए है, एक्सपोर्ट के लिए है, ठीक है। इनका दूसरा तरीका है कि आपने जो प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन कैसा है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर के कारण आपने एक्सपोर्ट के लिए आइटम क्या किए, प्रोड्यूस किए, ठीक है। इसलिए आपने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या किया, तहस नहस कर दिया। इनका ये तर्क है। इस प्रकार से आप फूड ग्रेन्स की जो कीमत है उस पर प्रेशर आएगा, जबकि आप देख लीजिए उल्टा है, व्हीट है, ठीक है, राइस है, ठीक है, इसमें सब में सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, लोग बम्पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे यहाँ हर बीपीएल फैमिली को भी मिल रहा है। तो इनका जो कंसर्न है वो मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है, ठीक है ना। उन लोगों ने उस समय अपना ही तर्क लगा के ये सिस्टम दिया था कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे अपने यहाँ, है ना, तो आप एक तो आपका इंटरनेशनल कंपटीशन हो जाएगा प्रोडक्ट में, या मान लीजिए जो आप प्रोडक्शन कराते भी हैं, एक्सपोर्ट मतलब सब्सिडी देके कराते हैं, तो फिर आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। दो तर्क हुए ऐसे ऐसे दिए, जबकि दोनों तर्क खारिज हो जाते हैं। चलिए, क्रिटिसिज्म भी जानना चाहिए। रिफॉर्म इंडस्ट्री ये कहते कि इंडस्ट्री में असर पड़ेगा, क्या स्लो डाउन आ जाएगा, डिमांड कम होगी, ठीक है। चीपर इंपोर्ट्स जो हैं, जब डिमांड कम होगी तो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कम हो जाती है। जब इनकी डिमांड कम हो जाती है तो जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, उनका आइटम जो चीप भी हैं, जैसे चाइना के मोबाइल फोन है, बहुत चीप है, वो पूरे हिंदुस्तान में छा गए हैं। देख लीजिए 75% से ज्यादा मुझे लगता है चाइनीज कंपनी के हाथ में इसमें स्मार्टफोन का मार्केट है, ठीक है। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में क्या है, डेवलपिंग नेशन जो कंपेल्ड है, ठीक है, इसके लिए अपना मार्केट खोलने के लिए, कि अपना मार्केट खोले और डेवलप्ड भाई उसमें आकर राज करें, डेवलप्ड के प्रोडक्ट डेवलपिंग मार्केट में आ जाएं। और डेवलप्ड क्या करते हैं, अपना मार्केट क्लोज कर देते हैं, तो डेवलप्ड अपना मार्केट क्लोज कर देते हैं, इनके यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं आता, ऐसा कंसर्न इन्हें ऐसा लगता है। और चीप इंपोर्ट जो होते हैं डोमेस्टिक मार्केट को ध्वस्त कर रहे हैं, इस पर इंडस्ट्री पर इस पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ रहा है। लोकल इंडस्ट्री जो है खत्म हो रही है और एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, ये कंसर्न है। जबकि इसका उल्टा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, जब कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रही हैं, जब इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब जनरेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक। जैसे चीपर प्रोडक्ट आते हैं तो भाई आपके भी तो मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो वो जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है, स्टार्टअप के तहत जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो क्या होंगे, प्रोडक्ट की प्राइस का कम्पिटिटिव होगी, तो किसको फायदा होगा, कंज्यूमर को होगा, ठीक है? तो तमाम सारी चीजें हैं कि इनका ये कंसर्न था कि चीप प्रोडक्ट आएगा, आपका डोमेस्टिक मार्केट खत्म कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या है, भुखमरी आएगी, पॉवर्टी आएगी, तमाम सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो निगेटिव बोलने वाले क्रिटिक्स कुछ ना कुछ अपने तर्क देते रहते हैं, ठीक। और जैसा मैंने आपको बताया कि डेवलप्ड नेशन अपना क्या करते हैं, मार्केट ब्लॉक कर देते हैं नॉन टैरिफ बैरियर से, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर से, क्वालिटी कंट्रोल बता देते हैं,
क्वालिटी कंट्रोल और क्वांटिटी कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल से क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं दूसरे के प्रोडक्ट को, डेवलप्ड नेशन के प्रोडक्ट को, सॉरी डेवलपिंग नेशन के प्रोडक्ट को। ठीक है, कौन, डेवलप्ड नेशन। अपना मार्केट बंद कर देते हैं, दूसरे के मार्केट में जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का मार्केट में यूएस का प्रोडक्ट आ जाए और ठीक है इंडिया के मार्केट में, और यूएस के मार्केट में इंडिया का प्रोडक्ट ना जा पाए। जैसे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल जो है यहाँ क्या है, बैंड है। कैसे बैंड है, नॉन बैरियर टैरिफ से, मतलब क्वालिटी का कंट्रोल लगा के, क्वालिटी वाला लगा के बैन किए हुए। ठीक है, और अपना मार्केट यहाँ इंडिया से खुलवा लेते हैं, किसके माध्यम से, डब्ल्यूटीओ, बड़े बड़े प्रेशर दिला के। ये कंसर्न है, ठीक है ना। डिसइन्वेस्टमेंट में भी कि इनका ये कंसर्न है कि सरकार क्या करती है कि जब अपना फिक्स करती है डिसइन्वेस्टमेंट कि हम 10% डिसइन्वेस्टमेंट पीएसयूज में कर देंगे, तो प्राइवेट वाले इसका लेने नहीं आते हैं पैसा, इनका कार्टेल बना लेते हैं ये लोग, कार्टेल बना लेते हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो सरकार को जितना रेवेन्यू चाहिए होता है डिसइन्वेस्टमेंट, उतना रेवेन्यू उसको नहीं मिल पाता है। ठीक है, और जब ये रेवेन्यू सरकार को नहीं मिल पाता है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जो भी मिला रेवेन्यू तो सरकार उसमें एसेट जनरेशन में नहीं लगाती है। ठीक है, वो अपना जो उसका जो मतलब खर्चे हैं, सरकार के अपने खर्चे हैं, जो उसका रेवेन्यू नहीं हो पाता है तो खर्चे को मेंटेन करने के लिए लगा देती है अपने एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन को। जैसे मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई, ठीक है, जो कैड हो गया, तो इसको पूरा करने में लगा देते हैं, ना कि ये लोग जो पैसा आता है उससे ये पीसीयूज, नए पीसीयूज को बनाने में लगाएंगे, ना ही ये लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, पॉलिसीज, वेलफेयर प्रोग्राम चला पाएंगे। ये कंसर्न है जो मैं बता रहा हूँ, ये क्रिटिक्स के कंसर्न है, जबकि ऐसा हकीकत में है नहीं। ठीक है ना, कुछ चीजें सही भी है, कुछ चीजें गलत भी हैं। ठीक, नए नए प्रोग्राम पॉलिसीज तो बन ही रही हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि यह गलत है ना। फिस्कल पॉलिसी में क्या है, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या है, देखिए टैक्स रिडक्शन होगा। भाई जब आप टैक्स रिडक्शन करेंगे तभी ना इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, जब आपको इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ लाना है तो टैक्स रिड्यूस करना पड़ेगा। जो आपने टैक्स रिड्यूस किया है, जो आपने टैक्स रिड्यूस किया है, ठीक है, तो आपको उतना पैसा कम मिलेगा। जब उतना पैसा आपको कम मिलता है तो आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में पैसा कम खर्च करेंगे, वेलफेयर में आप खर्च कम करेंगे। ठीक है? ये एक इनका कंसर्न है। ठीक? कहाँ तक सही है, आप खुद ही इसकी एनालाइज करिए। इस प्रकार से आज का सेशन एलपीजी का पूरा हो गया है। ठीक है जी, कैसा लगा आपको, ये चीज आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है? तो हमारा पूरी क्लास कार्यक्रम 8 AM ही रहेगी, 8 AM। ठीक, और लगातार रहेगी 14 तारीख को छोड़ करके, बाकी पूरा दिन रहेगी, 15 को भी रहेगी, 16 को भी रहेगी, 17 को भी रहेगी। तो तमाम सारी चीज़ें चलती हैं डेली। इसके बाद जो आप पढ़े हैं वो टेस्ट में जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, और करंट इकोनॉमी के लिए, करंट इकोनॉमी के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर हम मिलेंगे, वहाँ पर पूरे इस महीने की करंट इकोनॉमी हम डिस्कस करें। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, अपने आप को, समाज को मजबूत बनाएं। चलिए, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोर्स परचेस करने के लिए ASH कोड का इस्तेमाल करें, 10% आपको छूट में इसमें रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, रिसेंट अपडेट्स के लिए आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।